नमस्कार। ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट की नई 6वीं मालिका में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रकल्प का एक हिस्सा है जो पिछले 150 वर्षों में भारत की आंतरिक राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं में आए बदलावों का अध्ययन करता है। यह प्रकल्प पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन और रिसर्च के सहयोग से संचालित किया जाता है। इस नए सीजन में हम भारत के हर एक मौजूदा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बनने का रोचक इतिहास और कथाओं की यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रभावशाली व्यक्तित्वों और सामाजिक बदलावों का अन्वेषण करेंगे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को आकार दिया है। यह एपिसोड भारत के आंतरिक भूगोल के कानूनी और ऐतिहासिक विकास, विशेष रूप से नए राज्यों के निर्माण में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 की भूमिका की पड़ताल करता है। यह एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज पर इसके संबंधित लेख से लिया गया है और इसे गूगल नोटबुक LM का उपयोग करके बनाया गया है। इस लेख को पढ़ने के लिए लिंक शो नोट्स में पा सकते हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में एक नया राज्य आखिर बनता कैसे है। ये सिर्फ एक नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं है, इसके पीछे एक गहरा संवैधानिक और ऐतिहासिक संदर्भ है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है ये समझने से कि आज़ादी के समय भारत का स्वरूप कैसा था। हाँ, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि आज हम जो राज्य देखते हैं वे हमेशा से ऐसे ही थे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 1947 का नक्शा देखें तो उसमें ब्रिटिश शासित क्षेत्र और सैकड़ों रियासतें थी। मतलब ये आज की तरह की इकाइयां नहीं थी। नहीं। और ये समझना जरूरी है कि ये राज्य स्वतंत्र इकाइयां नहीं थी जिन्होंने मिलकर एक संघ बनाया हो। अच्छा, तो चलिए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। अगर ये राज्य अमेरिका के राज्यों की तरह स्वतंत्र नहीं थे तो भारतीय संघ का ढांचा उनसे अलग कैसे है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय या क्वाजी फेडरल कहा जाता है। मतलब जिसमें केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत होती है। बहुत मजबूत। 1955 की जो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट थी उसमें एक दिलचस्प बात कही गई थी। क्या कहा गया था? रिपोर्ट में लिखा था कि अमेरिका में संघ और राज्य दोनों ही अविनाशी हैं। बिल्कुल, लेकिन भारत में केवल संघ अविनाशी है, राज्य नहीं। मतलब केंद्र सरकार राज्यों की सीमाओं को बदल सकती है या उन्हें खत्म भी कर सकती है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। बिल्कुल। और यही शक्ति भारत के संविधान निर्माताओं ने संसद को दी है। उन्होंने भारत की एकता और प्रशासनिक सुविधा को सबसे ऊपर रखा। तो जो रियासतों का विलय हुआ उसके बाद भी अंग्रेजों के समय का ही ढांचा बना रहा कुछ हद तक। हाँ, शुरुआती सालों में काफी हद तक वही प्रशासनिक ढांचा बनाए रखा गया था। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असल में ये सब होता है। संविधान में ऐसा क्या है जो संसद को ये असाधारण शक्ति देता है? इसके लिए हमें संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 को देखना होगा। ठीक है। अनुच्छेद 2 तो संसद को भारत संघ में नए राज्यों को शामिल करने या स्थापित करने की शक्ति देता है। मतलब बाहर से किसी क्षेत्र को जोड़ने के लिए? हाँ, लेकिन जो असली शक्ति है वो अनुच्छेद 3 में है। और वो क्या कहती है? के तहत संसद कानून द्वारा कई चीजें कर सकती है। जैसे किसी राज्य से उसका कोई हिस्सा अलग करके नया राज्य बना सकती है, या दो राज्यों को जोड़ भी सकती है। हाँ, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों या उनके हिस्सों को मिलाकर भी नया राज्य बना सकती है। और क्या क्या कर सकती है संसद? किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव कर सकती है, और नाम भी बदल सकती है। हाँ, यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। ये सच में बहुत दिलचस्प है। तो क्या इसके लिए उस राज्य की सहमति जरूरी होती है जिसकी सीमा बदली जा रही है? यहीं पर एक और खास बात है, सहमति जरूरी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, प्रक्रिया यह है कि बिल को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है। ठीक है। फिर राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास उनके विचार जानने के लिए भेजते हैं। सिर्फ विचार जानने के लिए? सिर्फ विचार जानने के लिए। और वो राज्य विधानसभा उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब संसद पर कोई बाध्यता नहीं है? कोई बाध्यता नहीं। संसद साधारण बहुमत से बिल पास करके राज्य की सीमाओं को बदल सकती है और इसके लिए किसी संविधान संशोधन की भी जरूरत नहीं होती। तो हमने ये तो समझ लिया कि नए राज्य कैसे बनते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि इनकी मांग क्यों उठती है? देखिए, आजादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन का सबसे बड़ा आधार था भाषा। हाँ, ये तो हमने सुना है। दक्षिण और पश्चिम भारत में मजबूत क्षेत्रीय आंदोलनों के बाद 1950 और 60 के दशक में भाषाई आधार पर कई राज्य बने, जैसे आंध्र प्रदेश, केरल और मैसूर,
जो अब कर्नाटक है। तो 1956 का जो नक्शा है वो इसी बड़े बदलाव को दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन क्या हमेशा भाषा ही एकमात्र कारण रही है? समय के साथ ये बदला नहीं? नहीं, समय के साथ कारण बदलते गए। भाषा एक मजबूत आधार रही है, लेकिन एकमात्र नहीं। तो फिर और क्या कारण थे? बाद में आर्थिक विकास, सामाजिक पहचान और राजनीतिक शक्ति जैसे कारक भी महत्वपूर्ण हो गए। अच्छा। और केंद्र सरकार भी अब किसी एक कारक पर नहीं देखती। वो प्रशासनिक, वित्तीय और राजनीतिक पहलुओं को देखकर एक, क्या कहते हैं, संतुलित दृष्टिकोण अपनाती है। इसका कोई अच्छा उदाहरण है? बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साल 2000 में बने 3 नए राज्य, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। हाँ, ये एक साथ बने थे। हाँ, और इनकी मांग भाषाई आधार पर बिल्कुल नहीं थी। तो फिर किस आधार पर थी? ये मांगे विशिष्ट क्षेत्रीय आकांक्षाओं, पिछड़ेपन और एक अलग पहचान की भावना से प्रेरित थी। ये सामाजिक आंदोलनों से शुरू हुई मांगे थी, जिन्हें बाद में राजनीतिक दलों ने आगे बढ़ाया। तो इन सब का क्या मतलब है? मतलब एक तरह से भारत का आंतरिक नक्शा पत्थर की लकीर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। यह एक जीवंत दस्तावेज है जो देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाओं के साथ बदलता रहा है। और ये सब हमारे संविधान द्वारा दिए गए एक मजबूत कानूनी ढांचे के तहत होता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार के साथ छोड़ जाता है। ओके। हमने देखा है कि राज्यों की मांग भाषा और विकास जैसे मुद्दों पर उठी है। हाँ। तो भविष्य में जब शहरीकरण या जलवायु परिवर्तन या फिर संसाधनों के बंटवारे जैसी नई चुनौतियां सामने आएंगी, तब क्या होगा? तो क्या हमें भारत के आंतरिक नक्शे को फिर से बनाने की नई मांगे देखने को मिलेंगी? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। और अगर ऐसा होता है तो उनका आधार क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो भारत के संघीय ढांचे के विकास की कहानी को आगे भी परिभाषित करता रहेगा।